वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईस 37 प्रोविजंस, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स के टॉपिक में रिकग्निशन के लेक्चर को कवर करेंगे। और सबसे पहले हम जिस चीज़ की बात करेंगे ऑब्वियसली वो है प्रोविजन। तो प्रोविजन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी थी कि अ प्रोविजन इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। लेकिन प्रोविजन को रिकग्नाइज कब करना है, यानी एज अ लाइबिलिटी हम कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके लिए इसकी कुछ कंडीशंस हैं। A provision shall be recognized when an entity has a present obligation, चाहे वो लीगल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, यानी वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो और उसकी वजह से अब ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती हो। नंबर टू, इट इज प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, यानी हमें उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए एक आउटफ्लो करना पड़े, कोई पेमेंट करनी पड़े, कुछ एसेट्स देने पड़े। एंड नंबर थ्री, अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, के हम रिलायबल एस्टिमेट हमारे पास हो उस ऑब्लिगेशन का जो उसे सेटल करने के लिए चाहिए होगा। ये तीन कंडीशंस हैं और ये तीनों ही कंडीशंस मीट होनी चाहिए तब प्रोविजन रिकग्नाइज होगी। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी मीट नहीं होती फिर प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होगी। फिर हाँ, ये अलग बात है कि फिर हम कंसीडर करेंगे कि क्या कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए या नहीं, वो एक सेपरेट इशू होगा। लेकिन अगर एक भी कंडीशन लैक करती है तो हम प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करेंगे। इसको अगर हम एक जो है डिसीजन ट्री के फॉर्मेट के अंदर रिफ्लेक्ट करें तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट होना चाहिए, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट जो उसे सेटल करने के लिए चाहिए वो होनी चाहिए। इन तीनों का जवाब हमारे पास यस में होगा तो फिर हम एक प्रोविजन को अकाउंट फॉर करेंगे, उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकग्नाइज करेंगे। अब डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन के अंदर जो पहली टर्म यूज हुई वो है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और हमने डिस्कस करना है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि ये क्लियर ना हो कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या नहीं। बड़ा समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ये क्लियर होता है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। समटाइम थोड़ी सी जो है डाउट होता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, और जहां पर डाउट हो तो पास्ट इवेंट को देखा जाता है। अगर पास्ट इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, इन दीज केसेस अ पास्ट इवेंट इज डीम्ड to give rise to a present obligation if taking account of all available evidence it is more likely than not। more likely than not मतलब probable हो, यानी इस बात का एविडेंस ज्यादा हो कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज कंपेयर टू कि ये बात कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। सो अगर इसको सम अप करें तो मोस्टली ये क्लियर होता है कि एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। जहां पे क्लैरिटी ना हो एविडेंस को देखें, और जिस चीज का ज्यादा एविडेंस हो कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, अगर इसका ज्यादा एविडेंस है तो फिर उसको फॉलो किया जाएगा। In almost all cases, it would be clear that a past event has given rise to present obligation, यानी past event की वजह से ही present obligation create होती है। ये तमाम केसेस के अंदर ही क्लियर होता है। रेयर केसेस में बाजुकात ये इशू डिस्प्यूटेड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लीगल केस चल रहा है और उस लीगल केस में इशू ही ये है कि सर्टन इवेंट्स हुए थे या नहीं हुए थे, यानी एक एंटिटी ने वो गुड्स सप्लाई की थी या नहीं की थी, एक एंटिटी ने कि वो टेक्नोलॉजी का कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई थी या नहीं हुई थी। अगर यही इशू है कि इवेंट अकर हुआ था या नहीं हुआ था, तो वहां पर बहुत रेयर केसेस के अंदर इस पर डिस्प्यूट हो सकता है कि पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई थी या नहीं। ऐसे केसेस में हमें करना क्या चाहिए? ऐसे केसेस में एक एंटिटी को डिटरमिन करना चाहिए कि रिपोर्टिंग पीरियड पर एविडेंस क्या है, और उस एविडेंस को कंसीडर करते हुए ये देखना चाहिए कि उसकी बेस पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आप ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स को ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने लॉ सूट की बात की, तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो होंगे आपके लीगल कंसल्टेंट्स, लीगल एडवाइजर्स। उनकी ओपिनियन को यूज करें और उनकी ओपिनियन की बेस पर फैसला करें। अब जो एविडेंस इसमें हमने कंसीडर करना है उसमें वो एडिशनल एविडेंस भी देखा जाएगा जो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हमारे पास आता है, जिसे हम अंडर IAS 10 कंसीडर करते हैं। और इस एविडेंस की बेस पर हम फैसला करेंगे कि क्या प्रोविजन रिकग्नाइज करनी है या कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है, डिपेंडिंग अपॉन के नेचर ऑफ एविडेंस क्या है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे सामने आया वो है पास्ट इवेंट। तो पास्ट इवेंट के ऊपर स्टैंडर्ड की गाइडेंस क्या है वो देखते हैं। A past event that leads to a present obligation is called an obligating event, यानी obligating event वो event जो legal या constructive obligation create करता है, ऐसी obligation जिसमें entity के पास कोई और realistic alternative नहीं होता सिवाय इसके कि वो उस obligation को settle करे। अब जो financial statements होती हैं वो end of reporting period के लिए बनती हैं,
वो फ्यूचर की पॉसिबल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं बनती। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड को रिफ्लेक्ट करना होता है, फ्यूचर को रिफ्लेक्ट नहीं करना होता। इसलिए सिर्फ वो लायबिलिटीज ही रिकग्नाइज की जाती हैं फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो एग्जिस्ट करती हों ईयर एंड पर, और इसी वजह से सिर्फ वो ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हुई हैं, यानी एंटिटी के फ्यूचर एक्शन से इंडिपेंडेंट, यानी फ्यूचर एक्शंस दिस वे हों या दैट वे हों, उससे उस ऑब्लिगेशन पे फर्क ना पड़ता हो, वो एंटिटी के फ्यूचर कंडक्ट पे कंटीजेंट ना हो, डिपेंडेंट ना हो, सिर्फ उसकी प्रोविजन रिकग्नाइज हम करेंगे। तो एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ एन एंटिटीज फ्यूचर एक्शंस। तो एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं इस पर। An entity has legal obligation to clean up the environmental damage caused by its operation discuss। तो अब ये हम कहते हैं कि जी लीगल ऑब्लिगेशन टू क्लीन अप जो है, अब द एंटिटी इज ऑब्लाइज टू रेक्टिफाई डैमेज ऑलरेडी कास्ट, यानी जो डैमेज कॉज हो चुका है उसका क्लीन अप की जो कॉस्ट है उसकी प्रोविजन रिकग्नाइज की जाएगी। लेकिन अगर कोई डैमेज ऐसा है जो आइंदा के फ्यूचर के ऑपरेशंस के अंदर काज हो सकता है, उसकी प्रोविजन हम अभी रिकग्नाइज नहीं करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो एग्जांपल 2 है, अल्फा प्रॉपर्टीज ओन्स वेरियस ऑफिस फ्लोर्स इन शॉपिंग मॉल्स अक्रॉस द सिटी ऑफ मुल्तान। The government introduces legislation that requires safety glass to be fitted in all windows on floors above the ground floor. The legislation only applies initially to new buildings, but all buildings will have to comply within 3 years। तो हमारे पास काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं और उसमें से न्यू बिल्डिंग्स पर तो लॉ फौरन अप्लाई हो रहा है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स को गवर्नमेंट ने टाइम दिया है कि आप 3 साल के अंदर अंदर उनके अंदर भी जो न्यू सेफ्टी ग्लास है उसको फिट कर लें। अब ये लेजिस्लेशन जो है इसकी हमारी ऊपर जो है, या ये जो हम एंटिटी देख रहे हैं अल्फा प्रॉपर्टीज, इसके लिए क्या इम्प्लीकेशन है इसको हमने डिस्कस करना है। सो आंसर इसका ये होगा कि कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है। अल्फा प्रॉपर्टीज को कंप्लाई तो करना है 3 साल के अंदर, लेकिन लेट्स से कि अगर वो 3 साल से पहले ही अपनी कोई ऑफिस फ्लोर सेल कर दें और उसमें उन्होंने फिट ना भी किया हो सेफ्टी ग्लास, तो उनको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी। सो यहाँ पर कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट पास्ट में नहीं हुआ। इवन द अल्फा properties will have to comply within 3 years, it can avoid the future expenditure by its future action, for example by selling the office floors। तो यहां पर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है और फ्यूचर एक्सपेंडिचर की बेस पर कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं की जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3, अल्फा केमिकल्स ऑपरेट्स इन अ कंट्री वेयर देयर इज नो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ नहीं है। इट्स ऑपरेशंस कॉज पोल्यूशन इन दिस कंट्री। अब पोल्यूशन कॉज होती है लेकिन लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अल्फा केमिकल्स हैज अ वाइडली पब्लिश्ड पॉलिसी in which it undertakes to clean up all contamination that it causes and it has honored this published policy discuss। अब यहां पर हम देखते हैं कि ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। अब लॉ नहीं है, इसका मतलब है लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है, जिसकी वजह से चाहे एंटिटी के फ्यूचर के एक्शन हो, अब यानी फर्दर पोल्यूशन करें या ना करें, जो पोल्यूशन वो ऑलरेडी कॉज कर चुके हैं उसको तो उन्हें क्लीन अप करना है। क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के थ्रू एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है अदर पार्टीज की कि वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे, और इस बेस पर जो क्लीन अप की कॉस्ट है उसके लिए एक प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट है कि क्या हम ऑब्लिगेशन किसको ओ करते हैं, क्योंकि जो भी ऑब्लिगेशन है हम कहते हैं कि ये हमारी ऑब्लिगेशन है, ये लाइबिलिटी है, तो वो हमने किसको लाइबिलिटी देनी है। तो इसमें जो IS 37 ये डिस्कस करता है कि एन ऑब्लिगेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स एन अदर पार्टी टू होम द ऑब्लिगेशन इज ओड। जिसको हमने पैसे देने होते हैं, जहां वो एक्सपेंडिचर इनकर करना होता है, वो किसी के लिए तो करना होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस पार्टी की आइडेंटिटी को जानते हो। बाज़ औक़ात जो हम ऑब्लिगेशन ओ कर रहे होते हैं वो पब्लिक एट लार्ज को कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से फर्दर ये है कि एन ऑब्लिगेशन ऑलवेज इन्वॉल्व द कमिटमेंट टू अनदर पार्टी, यानी जिसमें आपकी कमिटमेंट होती है कि आपने एक दूसरी पार्टी को सर्टन पेमेंट करनी है या कोई प्रॉमिस परफॉर्म करना है। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट डिसीजन अलोन डज नॉट रिजल्ट इन ऑब्लिगेशन। अगर आपने सिर्फ खुद फैसला किया है कि आप किसी के लिए कोई बेनिफिट क्रिएट करेंगे, तो वो आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, वो आपकी कम्युनिकेट हो जाए तो फिर वो आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है। तो इट बिकम्स ऑब्लिगेशन व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू दोज अफेक्टेड बाय इट। इसको कॉन्सेप्ट को भी एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर करते हैं। तो एग्जाम्पल 4 है हमारे पास,
Alpha Engineering provides 3-year warranty to make any manufacturing defects good. At time of sale, it maintains record of product serial number and date of sale, but does not keep record relating to customer identification. तो डिस्कस हमने यहाँ पे करना है, तो यहाँ पर भी ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। ये जरूरी नहीं है कि आपको कस्टमर्स की आइडेंटिटी का पता हो। आपने प्रोडक्ट सेल की, सेल करने के बाद अगर कस्टमर की आइडेंटिटी आपके पास नहीं भी है, तो जो कस्टमर वो प्रोडक्ट लेकर आएगा आप उसका सीरियल नंबर चेक करेंगे और उसके बाद आपकी ऑब्लिगेशन होगी कि जो वारंटी का उनका क्लेम है उसके अंदर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। तो ऑब्लिगेशन आप ओ करते हैं कस्टमर्स को, लेकिन कस्टमर्स की आइडेंटिटी जानना जरूरी नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 5। अ वीक बिफोर ईयर एंड अल्फा टेक्सटाइल्स डिसाइडेड टू क्लोज अ फैक्ट्री, यानी डिसीजन उन्होंने कर लिया। द क्लोजर विल लीड टू 500 redundancies एट द सिग्निफिकेंट कॉस्ट टू द एंटिटीज, तो बहुत सारे एम्प्लॉइज को हमें ले ऑफ करना है और फिर उनको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। एट ईयर एंड नो न्यूज ऑफ दिस प्लान हैड बीन कम्युनिकेटेड टू द वर्कफोर्स, तो डिसीजन हो चुका है लेकिन कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हुई। तो जब तक हमने कम्युनिकेशन नहीं की, हमारी कमिटमेंट टू अनदर पार्टी नहीं है, और जब तक कमिटमेंट टू अनदर पार्टी नहीं है तो फिर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, देयर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट। तो आंसर में हम देखेंगे देयर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट, दिस विल ओनली कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन एंड इट्स कंसिक्वेंसेज आर कम्युनिकेटेड टू द वर्कफोर्स। तो जब आप ये कम्युनिकेट कर देंगे उस दिन ऑब्लिगेशन बन जाएगी। अभी तक क्योंकि कोई ईयर एंड तक कम्युनिकेशन नहीं की गई तो ईयर एंड पर ये लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। देन वी हैव ऑब्लिगेशन आफ्टर चेंज इन सर्कमस्टांसेस। तो बाजुकात ऐसा होता है कि एक इवेंट जो है वो ऑब्लिगेशन को इमीडिएटली तो क्रिएट नहीं करता, लेकिन वो लेटर डेट पर जाकर किसी वजह से हमारी वो जो है उस इवेंट की वजह से ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। सो इसको हम देखते हैं कि एन इवेंट दैट डज नॉट गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन इमीडिएटली, तो इमीडिएटली ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं, मे डू सो एट अ लेटर डेट, बाद में क्रिएट हो सकती है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन लॉ और बिकॉज एन एक्ट बाय द एंटिटी गिविंग राइज टू अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो इसको हम एक सिनेरियो में देखते हैं कि लेट्स से कि एक एंटिटी ने इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज किया। तो एग्जांपल 6 में देखेंगे, एन एंटिटी कॉज्ड इन्वायरमेंटल डैमेज एंड देयर वाज नो ऑब्लिगेशन, ना लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि जी आप कोई क्लीन अप करें, ना आपकी कोई पब्लिश्ड पॉलिसी थी कि आप क्लीन अप करें। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में यही जो डैमेज आपने इन्वायरमेंट को कॉज किया है ये एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट बन सकता है। कब, अगर लेट से कि एक न्यू लॉ पास हो जाए जो ये कहे कि जो ऑलरेडी डैमेज भी हो चुका है उसको भी रेक्टिफाई करना है। तो पहले वो ऑब्लिगेशन नहीं थी जो हमने डैमेज कॉज किया हुआ था, लेकिन लॉ बनने के बाद वही जो पास्ट में हमने डैमेज कॉज किया हुआ है वो हमारी ऑब्लिगेशन बन गई। या इसी, ये लीगल ऑब्लिगेशन की एग्जांपल होगी। या इसी तरह ऐसा होता है कि हमने पास्ट में डैमेज कॉज किया हुआ था, हमारी कोई लीगल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं थी, लेकिन अब हमारी एंटिटी जो है वो पब्लिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करती है और कहती है कि हम रेक्टिफाई करेंगे सिचुएशन को, जिसकी वजह से हमारी एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक इवेंट की वजह से पहले हमारी ऑब्लिगेशन क्रिएटेड नहीं थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए या हमारा एक्शन ऐसा था जिसकी वजह से हमारी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। फिर स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड डिस्कस करता है ऑब्लिगेशन ऑन इनेक्टमेंट ऑफ न्यू लॉ, यानी जब एक नया लॉ बनता है तो उसमें आपकी क्या ऑब्लिगेशन होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वेयर डिटेल्स ऑफ अ प्रपोज न्यू लॉ हैव येट टू बी फाइनलाइज, यानी अब एक जब लॉ पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा होता है तो उसे बिल कहते हैं। तो एन ऑब्लिगेशन अराइजेज ओनली व्हेन द लेजिस्लेशन इज वर्चुअली सर्टन टू बी इनेक्टेड एज ड्राफ्टेड, यानी अभी लॉ अगर पास नहीं हुआ लेकिन वर्चुअली सर्टन है कि ये लॉ पास हो जाएगा तो फिर आपकी ऑब्लिगेशन उस टाइम पर क्रिएट हो जाती है। अब नॉर्मली ये होता है कि सर्कमस्टांसेस में बड़ा डिफरेंस होता है, मुख्तलिफ तरीके के लॉ बनते हैं, हर कंट्री की सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। बाज़ लॉ बनाते हुए गवर्नमेंट की जो पावर कितनी है, अपोजिशन के पास सीट्स कितनी है, ये सब एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो जो लॉ जो है वो वर्चुअली सर्टन हो ये अक्सर इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई भी होता है। तो स्टैंडर्ड इसलिए ये रिकग्नाइज करता है कि इन मैनी केसेस इट विल बी इम्पॉसिबल टू बी वर्चुअली सर्टन ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ लॉ अंटिल इट इज इनेक्टेड, यानी हमें तभी पता चलता है जब वो लॉ फाइनली लॉ बन चुका होता है। लेकिन लेट्स से पाकिस्तान की अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो कोई भी जब मनी बिल पास होना होता है तो उसमें नेशनल असम्बली ने उसे पास करना है, सेनेट के कोई उसके अंदर जो है रिकमेंडेशंस होती हैं लेकिन सेनेट की उसमें कोई फर्दर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। प्रेसिडेंट जो है उन्होंने उसको असेंट देनी होती है, और प्रेसिडेंट भी अक्सर गवर्नमेंट पार्टी की होते हैं। नेशनल असम्बली में भी जो मेजॉरिटी है वो जो किसकी होती है वो गवर्नमेंट की होती है। तो अगर गवर्नमेंट एक मनी बिल इंट्रोड्यूस करती है और वो गवर्नमेंट की तरफ से है कि जी वो उसको पूरी फुली बैक कर रहे हैं तो फिर ये वर्चुअली सर्टन होता है कि वो लॉ बन जाएगा,
क्योंकि नेशनल असेंबली में उनकी मेजॉरिटी है, वो वहाँ से पास कर लेंगे। प्रेसिडेंट भी जो है वो उसी पार्टी से बिलोंग करता है, तो वो वहाँ से भी उन्हें सेंट मिल जाएगी। तो सेनेट में अगर उनका कह लेंगे मेजॉरिटी नहीं भी है, तो इट इज़ वर्चुअली सर्टन कि वो लॉ बन जाना है। नाउ प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये सेकंड एरिया था हमारी रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ प्रोविजन का, कि प्रोविजन को रिकग्नाइज करने के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, और प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए, दूसरी कंडीशन थी। तो एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज और अदर इवेंट इज रिगार्डेड एज प्रोबेबल इफ द इवेंट इज मोर लाइकली देन नॉट टू अकर। यानी अगर एक चीज के होने के चांसेस उसकी चीज के ना होने से ज्यादा हैं, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि अगर उसके होने के चांसेस 50% से ज्यादा हैं, 50.001 भी हैं, तो हम उसे कहेंगे कि वो प्रोबेबल है। Where it is not probable that a present obligation exists, an entity discloses a contingent liability unless the possibility of an outflow is remote. तो अगर probable ना हो तो फिर contingent liability disclose होती है, लेकिन अगर remote हो तो फिर उसको ignore कर देते हैं। ये एंड में हम एक समरी पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे कि probable हो तो क्या करना है, पॉसिबल हो तो क्या करना है, और रिमोट हो तो क्या करना है। वेयर देयर आर अ नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्लिगेशंस, जैसे प्रोडक्ट की वारंटीज होती हैं, तो आपने लेट से जो है ना लैपटॉप सेल किए और आपने 1 मिलियन लैपटॉप सेल किए, तो एक जैसी लैपटॉप जो सेल किए उन पे आपने वारंटी दी हुई है। द प्रोबेबिलिटी दैट एन आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड इन सेटलमेंट इज डिटरमिन्ड बाय कंसीडरिंग द क्लास ऑफ ऑब्लिगेशन एज अ होल। यानी अगर आप एक लैपटॉप पे सोचें कि इस एक लैपटॉप का वारंटी क्लेम आने का क्या चांस है, वो तो शायद बहुत ही लो होगा। लेकिन अगर आप देखें कि हमने 1 मिलियन लैपटॉप वारंटी क्लेम के अंडर सेल किए हैं, तो इनमें से कुछ लैपटॉप आने का चांस कितना है, तो वो मोस्ट प्रोबेबल होगा, उसका चांस होगा कि कुछ ना कुछ लैपटॉप तो वारंटी क्लेम के अंदर हमारे पास आएंगे, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। सो ऑल्दो द लाइक्लीहुड ऑफ आउटफ्लो फॉर एनी वन आइटम मे बी स्मॉल, it may well be probable that some outflows of the resources will be needed to settle the class of obligation as a whole. तो वन आइटम के लिए आपने क्राइटेरिया को नहीं देखना, आपने जहां पे सिमिलर ऑब्लिगेशंस हो तो उनके लिए क्लास को एज अ होल कंसीडर करना है। तो अगर ये सिचुएशन हो तो फिर हम एक प्रोविजन रिकग्नाइज करते हैं। शर्त यह है कि बाकी क्राइटेरिया भी मीट हो रहा हो, कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो, रिलायबल एस्टिमेट भी हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। एग्जाम्पल 7, अल्फा लिमिटेड गारंटीड एबीसी बैंक दैट बीटा लिमिटेड, जो कि एसोसिएट कंपनी है अल्फा लिमिटेड की, शैल रीपे इट्स लोन। तो हमने कह लें कि अल्फा लिमिटेड के बिहाफ पर अगर बात करते हैं तो हमने एक गारंटी दी है अपनी एसोसिएटेड कंपनी के लोन की। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टन दैट बीटा लिमिटेड विल रीपे द लोन। यानी ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि सर्टन है कि हमारी जो एसोसिएटेड कंपनी है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है और वो अपना लोन रीपे कर देंगे। एंड अल्फा लिमिटेड शैल नॉट हैव टू पे द गारंटेड अमाउंट, और हमें पेमेंट करनी पड़े गारंटी की, ये बात प्रोबेबल नहीं है। सो इसका आंसर ये बनेगा कि नो प्रोविजन इज रिकग्नाइज्ड, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो प्रोबेबल नहीं है। अब अगर हम कहें कि थोड़ा बहुत चांस है, 20% चांस है, 10% चांस है कि हमें पेमेंट करनी पड़ सकती है, तो हम उसको फिर पॉसिबल कंसीडर करेंगे और कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर देंगे। और लेट्स से कि हम कहते हैं जो चांस है वो तो बस 1% से भी कम है, तो फिर हम उसे रिमोट कंसीडर करेंगे और फिर उसका कोई डिस्क्लोजर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल एसोसिएट होने की वजह से कोई डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी का देना पड़े तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज जस्ट फॉर द रीजन ऑफ गारंटी उसका डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं होगी। थर्ड क्राइटेरिया जो प्रोविजन की रिकग्निशन में है वो है रिलायबल एस्टिमेट का होना। तो रिलायबल एस्टिमेट पर स्टैंडर्ड की गाइडेंस ये है कि यूज ऑफ एस्टिमेट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हम यूजफुल लाइफ भी हमारा एस्टिमेट है, रेजिडुअल वैल्यू भी हमारा एस्टिमेट है, फेयर वैल्यूज जो हम यूज़ करते हैं वो भी एस्टिमेट है। और एस्टिमेट का यूज़ करने का ये मतलब नहीं कि रिलायबिलिटी कम हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तो अक्सर पॉसिबल ही नहीं होती, तो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन एस्टिमेट के थ्रू भी पॉसिबल है। दिस इज स्पेशली ट्रू इन केस ऑफ प्रोविजंस, क्योंकि प्रोविजंस तो बाय नेचर अनसर्टन होती हैं, या तो उनकी टाइमिंग अनसर्टन होती है या उनकी अमाउंट अनसर्टन होती है, या दोनों चीज़ें भी अनसर्टन होती हैं। तो बाकी आइटम्स की निस्बत प्रोविजंस के अंदर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। मोस्टली एन एंटिटी विल बी एबल टू डिटरमिन रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम। यानी अगर आप एक लिटिगेशन चल रही है तो उसमें अगर ये मालूम नहीं कर सकते कि जी एग्जैक्ट कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी 8 to 10 मिलियन की अमाउंट देनी पड़ सकती है, एंड सो ऑन, एंड कैन देयरफॉर मेक एन एस्टिमेट ऑफ द ऑब्लिगेशन दैट इज सफिशिएंटली रिलायबल टू यूज इन रिकग्नाइजिंग अ प्रोविजन। तो रिलायबल एस्टिमेट डज नॉट मीन कि जी वो 100% एक्यूरेट होगा। रिलायबल एस्टिमेट का मतलब है कि एक ऐसा एस्टिमेट जिसकी बेस पर एक मुनासिब डिसीजन मेकिंग की जा सके।
तो बहुत ही रेयर केसेस में ये पॉसिबल है कि कोई रिलायबल एस्टिमेट पॉसिबल ना हो और लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती हो जिसको हम रिकग्नाइज ना कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में फिर लाइबिलिटी को डिस्क्लोज किया जाता है एज कंटीजेंट लाइबिलिटी। ये याद रखना है कि ये एज अ डिफॉल्ट आपका जो है एक्सक्यूज नहीं है कि जी रिलायबल एस्टिमेट मुश्किल है। एंटिटी शुड ट्राई कि जी उसे हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि रिलायबल एस्टिमेट को कैलकुलेट करे। हाँ, अगर फिर भी पॉसिबल ना हो तो फिर आप कह सकते हैं कि हम प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करेंगे और कंटीजेंट लाइबिलिटी के तौर पर उसको डिस्क्लोज करेंगे। तो प्रोविजन के बाद अब हमारा नेक्स्ट इशू आ जाता है कंटीजेंट लाइबिलिटी पर। कंटीजेंट लाइबिलिटी पर जो स्टैंडर्ड की गाइडेंस है उसमें सबसे पहली बात तो ये कि कंटीजेंट लाइबिलिटी का लफ्ज तो नाम में लाइबिलिटी आ रहा है लेकिन इसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, यानी इसको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते। इसको सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम डिस्क्लोज करते हैं। और अगर इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो रिमोट हो, रिमोट का मतलब होता है ना होने के बराबर, तो फिर इसको इवन इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड की ये रिक्वायरमेंट है कि जो कंटीजेंट लाइबिलिटीज हैं उनको कंटिन्यूली असेस किया जाए, बार बार डिटरमिन करें कि जी क्या उसमें कोई चेंज हुआ है। अगर वो प्रोबेबल हो जाएं तो फिर उनकी प्रोविजन रिकग्नाइज कर दी जाती है। यानी पहले कंटीजेंट लाइबिलिटी है, पहले प्रोबेबल नहीं था, आप कंटिन्यूली असेस करते रहे एक लिटिगेशन केस में, बाद में आपको अंदाजा होता है कि अब ये चांसेस बढ़ गए हैं और अब लग रहा है कि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, प्रोबेबल है, तो आप एक प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड में डिस्कशन है कि अगर जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी हो तो क्या करना है। तो जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारी लाइबिलिटी जॉइंट है, विच मीन्स के जो थर्ड पार्टी है वो हम हमारे साथ हमारे जो पार्टनर्स हैं उन सब पर केस करके भी पैसे रिकवर कर सकते हैं, और वो चाहें तो सिर्फ हम पर केस करके सारे पैसे रिकवर कर लें। फिर हमें अपना पोर्शन भी थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा, हमें अपने जो साथी हैं उनका पोर्शन भी जो है वो थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा। बाद में हम जो थर्ड पार्टी को हमने दूसरे लोगों के बिहाफ में पेमेंट की है वो उनसे रिकवर कर सकते हैं। तो इसकी जो है रिकग्निशन कैसे होती है उस पर स्टैंडर्ड ये गाइड करता है कि जो हमारा अपना पोर्शन है उसकी तो हम प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे क्योंकि वो तो हमारा आउटफ्लो होना है, और जो अदर पार्टीज का पोर्शन है उसकी हम कंटीजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि वो हो सकता है कि हमें देनी पड़े अगर थर्ड पार्टी सिर्फ हम पर केस कर देती है, और हो सकता है कि वो अमाउंट हमें पे करनी ना पड़े। कंटीजेंट लाइबिलिटी के बाद कंटीजेंट एसेट को भी अगर हम डिस्कस करें तो सिमिलर रूल्स हैं तकरीबन। एक एंटिटी कंटीजेंट एसेट को रिकग्नाइज नहीं करती, यानी कंटीजेंट एसेट के नाम में तो एसेट आ रहा है लेकिन ना ये आपके नॉन करंट एसेट में शो होगा ना ये आपके करंट एसेट्स में शो होगा, बल्कि इसको सिर्फ डिस्क्लोज किया जाएगा वो भी तब जब प्रोबेबल हो कि इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना है। यानी हमें अगर लगता है कि प्रोबेबल है कि कुछ पैसे मिल जाएंगे हमें किसी क्लेम में, तो फिर हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। कंटीजेंट एसेट्स को क्यों रिकग्नाइज नहीं किया जाता, उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर इसको रिकग्नाइज करेंगे तो जब आप एसेट को डेबिट करेंगे तो इनकम को क्रेडिट करेंगे, जबकि वो इनकम हो सकता है कभी रियलाइज ना हो। तो प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए एक ऐसे एसेट को भी ओवरस्टेट नहीं किया जाता और इनकम को भी ओवरस्टेट नहीं किया जाता। हाउएवर, अब अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो रियलाइजेशन ऑफ इनकम अगर वर्चुअली सर्टन हो, यानी आप कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट 100% के करीब, वर्चुअली सर्टन रेंज ऑफ 86% टू 99% चांसेस, तो अगर वर्चुअली सर्टन हो तो रिलेटेड एसेट फिर कंटीजेंट एसेट नहीं है, फिर वो कंटीजेंट एसेट नहीं है, वो तो एक प्रॉपर एसेट है। जैसे रिसीवेबल का होता है कि आपको कंफर्म है कि पैसे मिलने हैं, तो फिर आप उसको एक एसेट के तौर पर रिकग्नाइज करते हैं, तो फिर उसकी रिकग्निशन एज एन एसेट अलाउड है, फिर वो कंटीजेंट एसेट की डेफिनेशन में वैसे भी फॉल नहीं कर रहा होगा। साथ के साथ स्टैंडर्ड ये भी डिस्कस करता है कि हमें कंटीजेंट एसेट को असेस करना चाहिए, कंटिन्यूअली देखते रहना चाहिए कि क्या कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो रही हैं जिससे उनकी प्रोबेबिलिटी पर चेंज आ रहा हो। तो अगर वो वर्चुअली सर्टन बन जाते हैं तो फिर आप उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं, यानी पहले आपने कंटीजेंट एसेट के तौर पे डिस्क्लोज किया हुआ था, बाद में आपने रीअसेस किया तो अब चांसेस बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा और ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, तो अब आप उन्हें रिकग्नाइज कर सकते हैं। कंटीजेंट एसेट जो हैं ये यूजुअली अनप्लैंड और अनएक्सपेक्टेड होते हैं। लाइक आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलना है तो वो कोई ऐसा नुकसान हुआ होता है जो आपने प्लान तो नहीं किया हुआ होता, या कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपनसेशन मिल जाती है या किसी और पार्टी पे जो क्लेम है उससे मिल जाती है, या आपने कोर्ट में भी केस चल रहा है तो उसका आउटकम जो है वो मोस्टली अनसर्टन होता है, क्योंकि कंफर्म नहीं होता कि कोर्ट का डिसीजन हमारे पास क्या होगा। तो हमने डिस्कस किया रिकग्निशन एरिया को कंटीजेंट एसेट के लिए भी, इससे पहले कंटीजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन के लिए भी। तो अब हम समराइज करेंगे जो सब कुछ हमने पढ़ा है इस वीडियो के अंदर, उसको दो एंगल्स पे समराइज करेंगे, एक डिसीजन ट्री के तौर पर और दूसरा उसके बाद एक चार्ट बनाकर।
तो लेट्स से कि हम अगर ऑब्लिगेशंस को फोकस कर रहे हैं तो हम किसी भी सिनेरियो में देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या उस सिनेरियो में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो रही है। अगर इसका जवाब होगा यस, तो फिर हम देखेंगे कि क्या प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। और अगर प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स का जवाब भी हमारे पास यस हो, तो फिर हम देखेंगे कि क्या रिलायबल एस्टीमेट ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल है। और अगर इसका जवाब भी यस है, तो फिर प्रोविजन के तीनों क्राइटेरिया मीट हो गए हैं और हम एक प्रोविजन रिकग्नाइज कर लेंगे। नाउ लेट्स से कि हम कहते हैं कि जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, जो फर्स्ट सिनेरियो हम देख रहे थे, उसका जवाब यस नहीं है बल्कि उसका जवाब है नो। तो फिर हम देखेंगे कि क्या पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, और अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी नहीं है तो फिर हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ना पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, तो फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यानी सिंपली उसको इग्नोर करते हैं। बट लेट्स से कि अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन का जवाब आ जाता है हमारे पास यस, कि यस पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या उसकी पॉसिबिलिटी रिमोट है। अब रिमोट का मतलब ये है कि क्या उसके चांसेस ना होने के बराबर हैं। अगर उसके चांसेस ना होने के बराबर हैं तो फिर भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज जिसके चांसेस इतने लो हैं कि वो ना होने के बराबर हैं, तो हमें उसको इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन अगर उसकी रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी पॉसिबिलिटी कुछ है, 5% से ज्यादा है, तो फिर इन दैट सिचुएशन हम उसको एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। तो कंटीजेंट लायबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो ये बन जाती है कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो लेकिन उसकी रिमोट पॉसिबिलिटी ना हो। अब कंटीजेंट लायबिलिटी की कुछ और सिचुएशंस भी बनती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ना हो तो हम चेक करते हैं कि क्या रिमोट पॉसिबिलिटी है या नहीं, और वंस अगेन अगर रिमोट पॉसिबिलिटी हो तो इग्नोर कर देंगे, और रिमोट पॉसिबिलिटी ना हो तो उसको कंटीजेंट लायबिलिटी के तौर पर डिस्क्लोज कर देंगे। सेम वे में हम देखेंगे रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट, और रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ना हो तो कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्लियरली देखें कि ऐसा बहुत रेयर होगा, एज अ डिफॉल्ट ये एक्सक्यूज नहीं है कि रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल नहीं होगा। सो ये एक डिसीजन ट्री है जिसमें जब आप ऑब्लिगेशंस को देख रहे हो तो इस डिसीजन ट्री को फॉलो करते हुए आप अपने कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि आपको क्या प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए, या कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी चाहिए, या इग्नोर कर देना चाहिए। अब एक समरी चार्ट डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर हम एक टेबल बना लेंगे और इस टेबल में कुछ हम गाइडेंस को डिस्कस करेंगे। जो क्वांटिटेटिव रेंज हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल जजमेंट। ये IS 37 के अंदर मेंशन नहीं है और ये चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। तो एक जनरल आइडिया के तौर पर हम इसको शेयर कर रहे हैं। ICAP के स्टडी टेक्स्ट में भी तकरीबन सेम क्वांटिटेटिव रेंज यूज हुई हुई है। तो क्वालिटेटिव जनरल टर्म जो है रिमोट जब यूज होती है तो इसका मतलब होता है जब किसी चीज के चांसेस 0 to 5% हो। जब पॉसिबल की टर्म यूज होती है तो इसकी क्वांटिटेटिव रेंज टिपिकली 5% से 50% तक। प्रोबेबल का मतलब होता है कि चांसेस 50% से ज्यादा हैं, अप टू 85%। वर्चुअली सर्टेन का मतलब है कि 85% से भी चांसेस ज्यादा हैं, अप टू 99%। और सर्टेन का मतलब तो यही है कि चांसेस जो हैं हमारे वो 100% है। अब अगर ये सिचुएशन हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑब्लिगेशन के हिसाब से देखें तो जब कोई चीज़ रिमोट होगी तो यू वुड डू नथिंग, क्योंकि उसे इग्नोर कर देंगे। तो ऑब्लिगेशन के मामले में भी अगर एक रिमोट आइटम है तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप कंटीजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करेंगे नोट्स में। और अगर प्रोबेबल या प्रोबेबल होगा तो एक प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे। वर्चुअली सर्टन और सर्टन के केस में भी प्रोविजन या लायबिलिटी रिकग्नाइज करेंगे। ऐसे में जो है टर्म प्रोविजन भी कॉमनली यूज हो जाती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर टर्म जो है वो लायबिलिटी होगा, क्योंकि जब वर्चुअली सर्टन या सर्टन सिचुएशन है तो ऐसी ऑब्लिगेशन को बाय डेफिनेशन प्रोविजन कहना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि प्रोविजन बाय डेफिनेशन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। बट ये समटाइम्स जो सर्टन लायबिलिटीज होती हैं उनके लिए भी वर्ड प्रोविजन यूज कर लिया जाता है। ये एक कॉमन सिनेरियो है, तो ये कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि प्रोविजन भी लायबिलिटी है एंड अदर लायबिलिटीज आर आल्सो लायबिलिटी। बट इसमें अगर आप लिटरल मीनिंग पर जाना चाहें तो आपको वर्ड प्रोविजन यूज नहीं करना चाहिए और वर्ड लायबिलिटी यूज करना चाहिए। अब एसेट के लिए देखें तो एसेट में अगर चांसेस रिमोट हैं या पॉसिबल हैं तो दोनों सिचुएशन में आप इग्नोर कर देंगे। प्रोबेबल होगा तो आप कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज करेंगे नोट्स में, और वर्चुअली सर्टन और सर्टन वाले सिनेरियो में आप एक एसेट को रिकग्नाइज करेंगे और उससे रिलेटेड इनकम को भी रिकग्नाइज कर रहे होंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट रिकग्निशन ऑफ प्रोविजंस, कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।